आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गांव के चौपाल पर बैठकर अभी हम चार दोस्त बातें कर ही रहे थे कि तभी उनमें से मेरे एक दोस्त अजय ने कहा, कल मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ, तुम लोग चलोगे क्या मेरे साथ? जिस पर मैंने कहा, अरे नहीं भाई, खामखा मामा जी और उनके परिवार वालों को तकलीफ देकर क्या फ़ायदा। जिस पर अजय ने कहा, मामा जी को कोई तकलीफ नहीं होगी, वो अकेले रहते हैं, उनके इस दुनिया में हमारे सिवा और कोई नहीं है। और हाँ, अगली बार जब मामा जी आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मेरे घर आना तो अपने दोस्तों को भी लेते आना। अजय के काफ़ी जिद करने के बाद हम सभी दोस्त मान गए और हमने तय किया कि हम कल दोपहर का खाना पीना खाकर 3 बजे वाली ट्रेन पकड़ेंगे, जिसके बाद हम अपने अपने घर आ गए और सारी तैयारी करने के बाद अगले दिन दोपहर का खाना पीना खाकर गांव के चौपाल पर पहुंचे और वहां से गांव के रेलवे स्टेशन की तरफ चलते बने। जब हम स्टेशन में पहुंचे तो वक्त हो रहा था दोपहर के 2:30 बजे का, लिहाजा हमने टिकट कटवाया तो हमें पता चला कि हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है। ये सुनकर मेरे तीनों दोस्त मायूस हो गए, जिस पर मैंने कहा, छोड़ ना, कोई बात नहीं, बस आधा घंटा ही लेट चल रहा है ना, 2 घंटा तो नहीं है ना। ये सुनकर मेरे दोस्तों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और हम बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। करीब 1.25 घंटा इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई और हमारे ट्रेन में बैठने के 10 मिनट बाद ही ट्रेन खुल गई। अभी हमारी ट्रेन बस 2-4 स्टेशनों को पार की ही थी कि तभी बारिश शुरू हो गई, वो भी मूसलाधार। इतनी तेज बारिश को देखकर अजय ने कहा, अरे यार, अगर ऐसी बारिश होती रही तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बारिश होने पर स्टेशन से मामा के घर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से डूब जाता है। खैर, अब हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि बारिश रोकना ये हमारी तो क्या किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। करीब 5 घंटा ट्रेन में बिताने के बाद जब हम मामा के घर के स्टेशन पर उतरे तो भी बारिश काफ़ी जोरों शोरों से बरस रही थी। मैंने जब इधर उधर देखा तो मुझे लगा ही नहीं कि यह कोई स्टेशन है, क्योंकि ना तो मुझे वहाँ स्टेशन का नाम दिख रहा था और ना ही प्लेटफॉर्म पर होने वाली किसी तरह की चीज। पूरा इलाका बस घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। ट्रेन से भी बस हम 4 दोस्तों के अलावा और कोई उतरा नहीं था। अभी हम खड़े खड़े भीग ही रहे थे कि तभी मैंने कहा, अजय, ये तेरे मामा के घर का स्टेशन ही है ना? हम कोई गलत जगह पर तो नहीं उतर गए ना? इस पर अजय ने कहा, हाँ हाँ भाई, यही है, वो देख स्टेशन मास्टर का कमरा। अजय के बताई जगह पर मैंने जब अपनी निगाहें घुमाई तो हाँ, मुझे कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घर दिखा, जिसके दरवाजे पर एक लालटेन जल रहा था और उस घर के ऊपर दीवार पर लिखा था शीतलगढ़ स्टेशन। हम चलकर स्टेशन मास्टर के कमरे में गए तो वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी स्टेशन मास्टर के यूनिफॉर्म पहनकर चेयर पर बैठा हुआ था। हम देखते ही समझ गए कि यही स्टेशन मास्टर है। जिस पर अजय ने कहा, हमें लालगंज गांव जाना है, तो अभी कोई रिक्शा या बैलगाड़ी मिलेगी? जिस पर उस स्टेशन मास्टर ने कहा, काफ़ी देर से बारिश हो रही है, जिस कारण पूरा रास्ता पानी में डूबा हुआ है, कोई सवारी तो दूर, आप लोग पैदल भी नहीं जा सकते। ये बात तो अजय ने हमें पहले ही बता दी थी, मगर इस मूसलाधार बारिश में हम पूरी रात कहाँ बिताएंगे। जिस पर मैंने स्टेशन मास्टर से कहा, मगर हम लोग इस बारिश में कहाँ जाएंगे? आप रुकने के लिए कोई जगह बता सकते हैं? इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं, इस मामले में मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर हम उस कमरे से बाहर निकले। तभी मेरी नज़र खेतों के बीच थोड़ी दूरी पर एक घर में गई। उस घर को देखकर हमारी आंखों में
हल्की सी चमक आई। हम चलकर वापस स्टेशन मास्टर के पास गए और उनको उस घर के बारे में बताया, जिस पर उन्होंने कहा, उस घर में तो कोई भी नहीं रहता और सारे खिड़की दरवाजे भी खुले हुए हैं, मगर मैं आप लोगों को उस घर में रुकने की हिदायत नहीं दूंगा। स्टेशन मास्टर के मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि ये कोई भूत प्रेत का मामला है, जिस पर मैंने कहा, क्यों, उस घर में भूत रहता है क्या? इस पर स्टेशन मास्टर ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिस पर हम सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे और स्टेशन मास्टर से बोले, हमें डर वर नहीं लगता, हम रह लेंगे, आप बस हमें एक लालटेन दे दीजिए। इस पर स्टेशन मास्टर भी तैयार हो गए, जिसके बाद उनके पास से एक लालटेन लेकर हम बारिश में भीगते हुए उस घर के पास पहुंचे तो सच में वो घर खाली पड़ा हुआ था और उस घर को देखने से ही पता चल रहा था कि उस घर में काफी सालों से कोई नहीं रहा। हम चलकर उस घर के अंदर आगे बढ़े तो अंदर का माहौल पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने लालटेन की रोशनी तेज की तो हमने देखा कि पूरा घर खंडर में तब्दील हो चुका है और जगह जगह पर मकड़ी के जाले नजर आ रहे हैं। उस घर में 2 कमरे थे, जिनमें से एक कमरा थोड़ा साफ सा लग रहा था। तो हम उस कमरे में जाकर बैठ गए और लालटेन को कमरे के बीच में रख दिया ताकि कमरे के चारों तरफ हल्की रोशनी आ सके। सुबह से ट्रेन में लंबे सफ़र तय करने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे, मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि हम में से किसी को भी हल्की सी भी नींद नहीं आ रही थी। हम बैठकर अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी हमारे कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई, मानो कोई किसी चीज को जोर जोर से पटक रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर मैंने कहा, ये कैसी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है? जिस पर अजय ने कहा, लगता है भूत आ गया। अजय की ये बात सुनकर मैं उठकर खड़ा हो गया और लालटेन लेकर कमरे से बाहर निकला ताकि आवाज़ कहाँ से आ रही है उसे ढूंढ पाऊं। ढूंढते ढूंढते मैं बगल के कमरे में आ गया तो वहाँ मुझे ज़मीन पर एक काफ़ी बड़ा काला कपड़ा गिरा हुआ दिखा। उस कपड़े को देखकर मैं थोड़ा सहम गया, क्योंकि अभी जब मैं थोड़ी देर पहले इस कमरे को देखने आया था तब तो यहाँ कोई कपड़ा नहीं था, तो ये कपड़ा आया कहाँ से? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो कपड़ा अचानक से हवा में उड़ने लगा। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया कि भला ये कपड़ा उड़ कैसे रहा है, यहाँ तो हल्की सी भी हवा नहीं आ रही। अभी मैं डर ही रहा था, तभी उस कपड़े ने एक आदमी का रूप ले लिया। ये देखकर मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कपकपाने लगा और मैं दौड़कर अपने दोस्तों के कमरे में गया, जहाँ का नज़ारा देखकर मैं और सहम गया। दरअसल अब मेरे दोस्त उस कमरे में नहीं थे और वो कमरा पूरी तरह से खाली था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी मेरे दोस्त कहाँ गए। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तेरे दोस्तों की तरह तू भी मरेगा। उस आवाज़ को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ठीक मेरे सामने एक आदमी और एक औरत खड़े थे, जिनका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। अभी मैं अपने आप को मरा हुआ मान ही चुका था कि तभी उस भूत ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ लिया। उसके गला पकड़ते ही मेरी आंखों से सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा। अभी मैं मरने ही वाला था, तभी मेरे तीनों दोस्त वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वो दोनों भूत हवा में धुआं हो गए। कुछ देर संभलने के बाद मैंने अपने दोस्तों से कहा, अरे उस भूत ने तो कहा था कि तुम लोग मर गए हो। जिस पर अजय ने कहा, वो सब छलावा था। तू जब उस कमरे में गया तो वो भूत तेरा रूप लेकर हमारे पास आया और तेरी आवाज़ में कहा, इस घर से जल्दी चलो। उसकी बात मानकर हम लोग घर से बाहर चले गए। कुछ दूर चलने के बाद तेरा रूप लेने वाला वो भूत गायब हो गया। तब हम दौड़कर इस घर में आए।
अजय की बात खत्म होने के बाद हम वापस स्टेशन मास्टर के कमरे में गए और उनको पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने कहा, आज से 2 साल पहले उस घर में एक पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन उस घर में आग लग जाने के कारण उनकी मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा उसी घर में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। दरअसल ये घटना काफी पुरानी है और ये मेरे नाना जी के साथ पेश आई थी। आज से तकरीबन 50-55 साल पहले मेरे नाना जी पालनपुर नाम के एक गांव के एक बड़े जमींदार के घर तांगा चलाने का काम किया करते थे। जमींदार गांव के सबसे अमीर लोगों में से था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस एक उसके बेटे को छोड़कर, जिसका नाम जयदेव था। जयदेव की तबीयत पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बिगड़ती जा रही थी। न जाने उसे कौन सी बीमारी लगी थी। शरीर दिन पर दिन सूखता जा रहा था, आंखें काली पड़ चुकी थी और सर के बाल लगातार सफेद होते जा रहे थे। उस वक्त जितने भी मशहूर डॉक्टर हकीम थे, जमींदार ने सब कुछ करके देख लिया, मगर बेटे की तबीयत पर रद्दी पर भी असर नहीं पड़ा। तबीयत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही थी। आलम यह था कि अब जयदेव बाबू भरी जवानी में किसी 70 साल के बूढ़े की तरह दिख रहे थे। न कुछ खाते न कुछ पीते, दिन भर बिस्तर में पड़े रहते। कोई पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर बीमारी क्या है। यहाँ वहाँ खोज करने पर हमें एक तांत्रिक का पता चला। हालांकि ये तांत्रिक वगैरह इन सब पर जमींदार यकीन नहीं रखता था, मगर दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। तो फिर जिस वजह से उसने उस तांत्रिक को बुलाया, उसी रात तांत्रिक जमींदार के घर आया। मैं यानी नाना जी भी उस रात उसी घर में मौजूद था। जैसे ही तांत्रिक ने जयदेव बाबू के कमरे में कदम रखा कि जयदेव बाबू के शरीर में अजीब तरह की हलचल शुरू हो गई। उनके हाथ पांव कपकपाने लगे। तांत्रिक ने पास जाकर अपनी पोटली से कुछ निकालकर जयदेव बाबू के नाक के करीब ले गए, जैसे ही वो उस चीज को उन्हें सुंघाने की कोशिश कर रहे हों। जैसे ही तांत्रिक वो थैला जयदेव बाबू के करीब ले गया कि जयदेव बाबू ने झटके से उठकर बैठ गए। उनकी आंखें पूरी काली पड़ चुकी थीं। जयदेव बाबू ने तुरंत वो थैला लिया और उसे फाड़कर उसके अंदर के कच्चे मांस को खाने लगे। ये देखकर हम हैरान थे कि जिस इंसान ने मांस को कभी छुआ तक नहीं, वो आज किसी जानवर की तरह कच्चा मांस चबा रहा है। मेरी और जमींदार साहब की आंखें फटी की फटी रह गईं। सारा मांस चबाकर जयदेव बाबू वापस बिस्तर में गिर गए। ना चाहते हुए भी हमें तांत्रिक की बात माननी पड़ी कि जयदेव बाबू के शरीर में बुरी आत्मा का वास है। जिस पर जमींदार साहब ने तांत्रिक से कहा, बाबा ये सब क्या था? जिस पर तांत्रिक बोला, वही हुआ जिसका मुझे डर था। जयदेव बाबू के शरीर में उस आत्मा का वास है। उसने पूरी तरह से शरीर को जकड़ लिया है। इस पर जमींदार साहब ने कहा, तो बाबा इसका कोई तो उपाय होगा। इस पर तांत्रिक बोला, उपाय है, पर हमें जल्दी करना होगा, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। जिसके बाद तांत्रिक ने उपाय बताया। दरअसल उपाय ये था कि कल घर पर एक यज्ञ होगा। उस यज्ञ के माध्यम से जयदेव बाबू के शरीर से वो आत्मा तांत्रिक निकालकर एक बोतल में कैद तो कर देगा, मगर यही नहीं बल्कि उसके बाद हमें उस बोतल को उसी जगह पर ले जाकर दफनाना होगा जहां से वो आत्मा उठी थी, यानी गांव के इकलौते कब्रिस्तान से। और दिक्कत वाली बात यह थी कि इस काम में हमारा साथ वो तांत्रिक नहीं देगा। मतलब ये काम मुझे और जमींदार साहब को ही करना होगा। तांत्रिक ने हमें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि इस काम में जोखिम होगा। अगर मैं चाहता तो मुकर भी सकता था, मगर मैं जमींदार साहब का सबसे पुराना और भरोसेमंद आदमी था।
इसलिए मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया। जिसके बाद अगले दिन घर में यज्ञ शुरू हुआ। बहुत जद्दोजहद के बाद सुबह से रात हो गई, तब जाकर वो आत्मा तांत्रिक के हाथ लगी। हमें उस बोतल को उसी वक्त कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाना था, लिहाजा मैंने फटाफट तांगा निकाला और जमींदार साहब को बिठाकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। चूंकि हवेली से कब्रिस्तान थोड़ी दूरी पर था तो पहुंचने में वक्त लगेगा। वो कांच की बोतल पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। जमींदार साहब पीछे उस बोतल को लेकर बैठे हुए थे और मैं तेजी से तांगा भगा रहा था। वो रात कुछ अलग सी थी। एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सा वातावरण था। हर पल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब कुछ गलत होने वाला है। अभी मैं तेजी से तांगा हाँक ही रहा था कि तभी अचानक से दोनों घोड़े एकदम से रुक गए, जिस वजह से तांगा एक झटके से रुक गया। समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये हुआ क्या। मैं घोड़ों को जितना भी हाँक लूं, घोड़े टस से मस नहीं हो रहे थे, जबकि सामने पूरा का पूरा रास्ता खाली पड़ा था। मैंने सोचा नीचे उतरकर देखना चाहिए। अभी मैं नीचे उतरने जा ही रहा था, तभी जमींदार साहब ने कहा, गंगाराम जरा संभल कर, मैं भी आऊं क्या? इस पर मैंने कहा, नहीं साहब, आप इस बोतल का ध्यान रखो, वो ज्यादा जरूरी है, मैं देख लूंगा। इतना बोलकर मैं तांगे से नीचे उतर गया। मैं तांगे से नीचे उतर तो गया था, मगर मैं करता भी तो क्या? सामने अगर कोई होता तब ना उसे हटाता। सामने तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा रास्ता खाली पड़ा था। समझ नहीं आ रहा था कि करूं क्या। अभी मैंने घोड़ों को सहलाकर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी जमींदार साहब ने जोर से गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दिया। उनके ऐसा करते ही घोड़े अपने आप ही एक दो कदम आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद मैंने फटाफट तांगा संभाला और कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा। रात काफी हो चुकी थी। अंधेरे से घिरे उस रास्ते में लालटेन की रोशनी ज्यादा कुछ दिखा नहीं पा रही थी। अभी मैं तांगा लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे पर मुझे कोई शख्स खड़ा नजर आया। जब तांगा उस आदमी के नजदीक पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद जमींदार साहब थे। उनके हाथ में वही कांच की काली बोतल थी। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पीछे कोई बैठा हुआ नहीं था। आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में ही मुझे उस तांत्रिक की बात याद आ गई। उसने हमें चेतावनी दी थी कि रास्ते में इस तरह के छलावे होंगे, जिस वजह से मैं बिना कुछ सोचे समझे तांगा चलाता रहा। और जैसे ही मैंने उस छलावे को पार किया तो जमींदार साहब पीछे बैठे नजर आने लगे। अब हम लोग अपनी मंजिल कब्रिस्तान पर पहुंच चुके थे। मैं और जमींदार साहब हम लोग वो कांच की बोतल लेकर कब्रिस्तान में दाखिल हुए। पूरा का पूरा कब्रिस्तान जंगलों से घिरा पड़ा था। हम लोगों ने फटाफट एक बड़ा खड्डा खोदा और जमींदार साहब उस गड्ढे में बोतल को रखने जा ही रहे थे कि तभी अचानक से किसी ने उनका पैर पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उन्हें खींचकर पीछे की ओर ले जाने लगा। तभी जमींदार साहब ने वो बोतल मेरी ओर फेंकी। मैंने तुरंत उस बोतल को लपका और झट से उसे खड्डे में डाल दिया और मिट्टी से उस खड्डे को बंद कर दिया, जिसके साथ ही साथ जमींदार साहब भी एक जगह पर रुक गए और सब कुछ शांत हो गया। तांगा लेकर हम लोग घर पहुंचे तो अब तक जयदेव बाबू भी ठीक हो चुके थे और फिर सब कुछ सामान्य चलने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।